नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड हम जनरली यही एज्यूम करके चलते हैं कि प्राइजेस के इंक्रीज़ होने से आपकी डिमांड क्या है, डाउन जाती है, और प्राइजेस के डाउन जाने से आपकी डिमांड क्या है, इंक्रीज़ होगी। क्लियर। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो हम देखते हैं। क्लियर। तो अब इसमें फर्स्ट चीज़ देखो, दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है बच्चे कि जो क्या है, डिफरेंस क्रिएट करे बेसिकली लोगों में। क्लियर। मतलब डिफरेंस ऐसा चाहिए कि डिफरेंस इन द सेंस कि जिससे पता चल जाता है कि कौन पुअर है, मिडल है, या यू नो रिचर पर्सन है। क्लियर। तो ये बेसिकली वो वाली जो इसमें गुड्स आती हैं, एक्सपोज कर लो डायमंड। अब डायमंड कोई पुअर या मिडल पर्सन तो नहीं खरीद पाएगा, ऑब्वियसली रिचर पर्सन ही ज़्यादा अफोर्ड करेगा डायमंड के लिए। ठीक है। विंटेज कार्ड्स होगी, या मतलब जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं होंगी आपकी, चाहे वो आप कार से रिलेटेड ले लो, क्लियर, या वॉचेस से रिलेटेड ले लो, तो उनको हम आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर वेबलन, अब ये जो आर्टिकल ऑफ एक्सटिंक्शन थ्योरी किसने दी, वेबलन ने दी थी। ये क्या बोल रहे थे कि जो सर्टन गुड्स है ना वो क्या क्रिएट करती हैं, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, मतलब लोगों को डिवाइड करती है। ठीक है। तो उस चीज़ उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ जिनके पास पैसा है वो ही ज़्यादा खरीद सकते हैं। क्लियर। तो ये तो है नहीं, अगर इनके प्राइस थोड़े से डाउन होंगे या इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, तो कोई दूसरा पर्सन भी जो इनको परचेज़ कर पाएगा। जिनके पास जो ज़्यादा रिचर पर्सन होंगे वही इन चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो दीज आर्टिकल्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई। अब वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो काफ़ी प्रेशियस होती हैं और हमें यही हमारे माइंड में होता है कि इनका जो प्राइस अगर हाई होगा तो तभी ये ज़्यादा क्या है, हम उनको बोल सकते हैं कि प्रेशियस होंगी। ठीक है ना। जैसे अब डायमंड है, अगर अब डायमंड के लिए लोग कितना वो करते हैं कि काफ़ी प्रेशियस है, उसको ख़रीदने के लिए कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बट वही अगर जो डायमंड है वो काफ़ी आप कह सकते हो कि चीपर हो जाए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू रहेगी हमारे लिए, नहीं रहेगी। ठीक है ना। अब जैसे सपोज कर लो सिल्वर है, ठीक है ना, चांदी है, तो वो काफ़ी जो है चीपर है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। या आप गोल्ड ले लो, तो डायमंड पे लोग क्या है ज़्यादा वो करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो जैसे अब चांदी कोई लोग इतना प्रेफर नहीं करते, गोल्ड फिर भी प्रेफर करते हैं। गोल्ड भी सिर्फ इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि गोल्ड क्या है, एक वैल्यूएबल थिंग है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब जो उसको है हम सेल कहीं कर सकते हैं कहीं भी जब हमें नीड होती है गोल्ड को। बट डायमंड आपका ऐसा नहीं है। ठीक है। डायमंड को अगर आप सेल करने भी जाओगे ना तो आपको बहुत लेस वैल्यू पे मिलेगा वो। ठीक है। तो इसकी जो रीसेल वैल्यू है, इसलिए इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो उसको इतना यूजेबल नहीं माना जाता डायमंड को, तो इसलिए इसको एक प्रीशियस बोलते हैं हम डायमंड को। ठीक है। क्योंकि एक्सपेंसिव होता है और सिर्फ वन टाइम ही यूज़ पर्पस के लिए आता है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ऑब्वियसली जब इनके प्राइजेस ज़्यादा होंगे तो ही इनकी डिमांड क्या है, हाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर। तो ऑब्वियसली इस पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका नहीं एप्लीकेबल होगा। सेकेंड चीज़ जो आती है बच्चे आपकी, दैट इज़ गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स को हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है। गिफन गुड्स को इन्फीरियर गुड का नाम दिया गया। अब इन्फीरियर गुड आपको मैंने बता ही दिया था कि जो काफ़ी चीपर गुड्स होती हैं, चाहे वो आप जो है फूड आइटम से ले लो या फिर क्लोथ्स ले लो। क्लियर। अब जिसके पास देखो पैसा कम है तो वो क्या करेगा, वो इन चीज़ों को ही अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी इनकम ज़्यादा हुई, ठीक है, तो जैसे हमने देखा था ना, इसमें क्या है, हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है कि मतलब किसी अगर पर्सन की इनकम बढ़ी तो वो क्या है, इन्फीरियर गुड्स परचेज करना बंद कर देगा। तो वही सेम चीज़ है कि अगर इस कमोडिटी के प्राइसेस भी फॉल हो गए तो हम ये नहीं करते कि इसकी डिमांड को हम बढ़ाने देते, अब इसकी डिमांड को भी क्या कर देते, फॉल कर देते। क्यों? क्योंकि इसके प्राइस के फॉल होने से आपकी क्या है, रियल इनकम चेंज हो जाती है। ठीक है। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि इसके प्राइस चेंज होने से क्या हुआ, रियल इनकम बढ़ी। लेकिन अब उसमें हम क्या करते थे, रियल इनकम हमारी बढ़ने से हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते थे। बट ये क्या है, इन्फीरियर गुड है, तो अब हम इसकी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे और दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रियल इनकम में क्या हो गया, चेंज होने शुरू हो गया। ठीक। तो इससे भी क्या हुआ, क्योंकि प्राइस फॉल हुआ तो हमने डिमांड को भी क्या कर दिया, फॉल। तो इससे भी क्या है, आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्लियर। थर्ड चीज़ देखो आती है आपकी, दैट इज़ इर्रेशनल जजमेंट। इर्रेशनल जजमेंट का मतलब, जैसे हमने देखो रैशनल किया था कि कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल होता है कि वो काफ़ी सोच समझ के अपनी क्या है एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है। कमोडिटीज़ को परचेज करता है। बट यहाँ पे हम इर्रेशनल जजमेंट बोल रहे हैं कि लोगों के
माइंड में क्या है, इरैशनल जो है थिंग है कि जनरली हम ये सोचते हैं कि क्वालिटी के साथ हम जज करते हैं कमोडिटी को, उसके प्राइस के साथ नहीं। हम ये सोचते हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी हम जज करते हैं उसके प्राइस के साथ, कि अगर किसी चीज़ का प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो हम सोचते हैं कि वो क्या है, ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड है। और अगर किसी चीज़ का प्राइस कम है तो हम क्या सोचते हैं कि वो उसमें क्वालिटी नहीं। ठीक है, लाइक जैसे हम ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं तो समटाइम समा होती है कि वो चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, और कभी कभी होता है कि जो नॉर्मल की गई परचेज़ की कई चीज़ें भी क्या है, जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये हमारे माइंड में क्या है, एक इरैशनल एक जजमेंट है हमारे माइंड में कि अगर, तो जैसे हम रिचर सेक्शन जो सोसाइटी का जनरली यही कंसिडर करता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, और अगर उनका प्राइसेस हाई होगा तभी उनको हाई क्वालिटी माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है, एक इरैशनल जजमेंट है। ज़्यादातर रिचर जो सेक्शन है उनके माइंड में यही चलता है कि हमने हर चीज़ें कौन सी खरीदनी है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदनी है, चाहे वो कुछ टाइम में ख़राब ही क्यों ना हो जाए। बट ये क्या है, एक इरैशनल जजमेंट होती है हमारे माइंड में, हम उनको क्या मानते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मानते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है बच्चे, जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में देखो जो आपकी डायग्राम है, ठीक है, वो कैसी बनेगी, ऑब्वियसली उसकी ऑपोजिट बनेगी कि जब प्राइस आपका P1 था, ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपकी क्वांटिटी होगी, कि जब आपका प्राइस P1 था तब आप D1 डिमांड कर रहे थे, मतलब क्वांटिटी, जब P2 हुआ तो D2 डिमांड, मतलब इसमें आपका ऑपोजिट लॉ ऑफ डिमांड बन जाएगा। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होगा, आपकी ऑपोजिट डायग्राम बनेगी प्राइस और डिमांड में, इसमें आपका डायरेक्ट रिलेशन शो हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक था ये। तो इससे रिलेटेड बच्चे कोई प्रॉब्लम आई तो पूछ लेना, और नोट्स अपने प्रॉपरली बनाते रहो। क्लियर?